प्रिय विद्यार्थियों, आज मुझे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट जो पाठ है आपके स्वतंत्र भारत की राजनीति वाली किताब में वो पढ़ाना था। लेकिन इस अध्याय को पढ़ाने से पहले मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस अध्याय के पहले के जो 2-3 पाठ हैं जो कि कोविड की वजह से आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको पढ़ाए बिना अगर मैं ये अगला चैप्टर आपको पढ़ाता हूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं आज बस थोड़ा संक्षिप्त में पिछले अध्यायों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा। सबसे शुरुआत की क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्र भारत में के सामने जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां थी, उसमें मैंने पहला आपको बताया था कि विभाजन के बाद जो विस्थापन हुआ, बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान से मुस्लिम भारत में आए, पाकिस्तान से हिंदू भारत में आए, सिख भारत में आए। तो इनके जो विस्थापन के बाद की जो समस्या उत्पन्न हुई कि इनको कहाँ बसाया जाए, इनको पुनर्वासित किया जाए, वो एक बड़ी चुनौती थी। दूसरी बड़ी चुनौती भारत में देशी रजवाड़ों के विलय की थी। यानी कि आजादी के बाद अंग्रेजी सरकार ने यहाँ के जो देशी रजवाड़े थे उनको कहा था कि आप या तो भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं या तो आप स्वतंत्र रहिए। तो उनको भारत में मिलाने की भी एक बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा एक और चुनौती के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि भारत में बहुत सारे अलग अलग भाषाई आधार पर अलग अलग राज्यों के निर्माण की मांग उठने लगी। और फिर एक और चुनौती थी भारत में जो सामाजिक असमानता थी, बहुत बड़ी मात्रा में हम देखेंगे कि भारत में जातिवाद, छुआछूत, इस तरह की जो हमारे विभिन्न सामाजिक वर्ग हैं उनके बीच में जो असमानता की स्थिति थी, उससे निपटना भी एक बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा भारत में एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत से गरीबी हटाना, ये सभी चुनौतियां एक स्वतंत्र देश के तौर पर भारत के सामने मौजूद थी। तो आज जो मजबूत लोकतंत्र की स्थापना का एक भारत के सामने जो चुनौती थी, इसी चुनौती के समक्ष, इसी चुनौती के को ध्यान में रखते हुए जो भारत में घटनाक्रम हुआ आजादी के बाद, मतलब 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में, वो सारी चीजें आपके सिलेबस में हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला हम लोग ये देखेंगे कि जितने भी भारत के साथ, जब भारत आजाद हो रहा था तो भारत के साथ साथ बहुत सारे ऐसे देश थे जो उपनिवेशों से आजाद हुए, जो स्वतंत्र राष्ट्र बने। लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि ज्यादातर देशों ने, ज्यादातर नवोदित राष्ट्रों ने लोकतंत्र की जगह, लोकतंत्र की बजाय राष्ट्रीय एकता के ऊपर जोर दिया। उन देशों का मानना था कि अगर यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करेंगे तो राष्ट्रीय एकता कहीं न कहीं प्रभावित होगी और राष्ट्रीय एकता नहीं बन पाएगी। लेकिन उससे उलट भारत ने राष्ट्रीय एकता को लोकतंत्र पर प्राथमिकता नहीं दिया। भारत ने मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। चूंकि भारत का जो स्वतंत्रता या स्वाधीनता आंदोलन था वो पूरा का पूरा एक तरह से लोकतंत्र के आदर्शों पर आधारित था। तो भारत ने ये प्रयास किया कि भारत में एक मजबूत लोकतंत्र स्थापित हो सके। तो हम लोग देखेंगे कि मजबूत लोकतंत्र, जब हम लोग क्लास में भी पढ़ रहे थे तो इस पर मैंने चर्चा किया था कि मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली। तो भारत में जनवरी 1950 में ही ये चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। और भारत में जैसे ही संविधान लागू होता है तो भारत में नए चुनाव कराने थे, फिर से जो पहला लोकसभा चुनाव कराना था। लेकिन चुनाव आयोग के सामने कुछ चुनौतियां ये थी कि जैसे चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना था, चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करना था। जैसे विधानसभा चुनावों के लिए विधानसभा के क्षेत्र बनाने थे, लोकसभा चुनावों के लिए लोकसभा क्षेत्र का निर्धारण करना था। इसके साथ ही मतदाता सूची तैयार करनी थी। यानी मतदाता सूची वैसी सूची होती है जिसमें मतदाताओं के नाम लिखे होते हैं। तो इन सभी चीजों में लगभग 1 साल का समय लगा। और भारत का जो पहला आम चुनाव था वो 1951 अक्टूबर 1951 से शुरू होता है और 1952 तक चलता है। इसलिए इसको 1952 का लोकसभा चुनाव या 1952 का आम चुनाव कहा जाता है। तो भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया जाए कि नहीं, क्योंकि तत्कालीन समय में ज्यादातर देश ऐसे थे, जैसे कि अब ज्यादातर यूरोप के विदेश जो बहुत विकसित देश थे, उन देशों में भी महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया था। तो भारत ने सबसे शुरू में, भारत में एक तो मजबूत लोकतंत्र स्थापित करने की सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि भारत ने हर किसी को बिना किसी
मतलब 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को, वो चाहे जिस भी धर्म का हो, चाहे जिस भी जाति का हो, चाहे जिस भी लिंग का हो, चाहे जिस भी संप्रदाय का हो, चाहे जहां का रहने वाला हो, तो भारत ने सबको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया, सबको वोट देने का अधिकार दिया। तो हम लोग देखेंगे सबसे शुरुआत में ही भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ उसमें 17 करोड़ मतदाता चुने गए, मतलब 17 करोड़ मतदाता थे। जो निर्वाचन की सूची बनी, जो मतदाता सूची बनी, उसमें 17 करोड़ लोगों को शामिल किया गया था। और इन 17 करोड़ लोगों ने मिल करके 3200 विधायक, यानी कि पूरे देश भर में जो विधानसभा सीटें थी वो करीब 3200 थी। तो इन 17 करोड़ मतदाताओं को 3200 विधायक और 489 सांसद चुनने थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या और इतना बड़ा क्षेत्रफल, पूरे भारत में चुनाव होना था, विधानसभा के चुनाव होने थे, लोकसभा का चुनाव होना था, इसके अलावा 17 करोड़ मतदाता। तो एक नए उभरते राष्ट्र, यानी कि एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के लिए, एक नव स्वतंत्र देश के लिए ये अपनी आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके साथ ही एक चुनौती ये भी थी कि जो मतदाता थे, मतलब 17 करोड़ मतदाताओं में करीब ज्यादातर मतदाता अनपढ़ थे या बहुत गरीब थे। तो पूरी दुनिया के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या राजनीतिक विशेषज्ञ लोग हैं, उन लोगों ने भारत के चुनावों पर टिप्पणियां की कि जो ये बहुत बड़ा, एक तरह से भारत की बहुत बड़ी भूल साबित होगी कि इन्होंने सबको वोट करने का अधिकार दे दिया है। क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, मतदाता बहुत अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत गरीब थे, लेकिन फिर भी भारत ने सबको मताधिकार दिया, वयस्क मताधिकार दिया। और जो 1900, हाँ, इसके पहले मैं एक और बहुत मजेदार घटना आपको बताता हूँ। जो पहली मतदाता सूची तैयार की जा रही थी, तो इसमें 17 करोड़ लोगों में जो पहली जो मतदाता सूची शुरू में तैयार हुई, उसमें 40 लाख महिलाओं का नाम गलत लिखा गया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि गलत कैसे लिखा गया था। तो उस मतदाता सूची में, जैसे हम लोग अपने गाँवों में देखते हैं कि लोगों को ये कहा जाता है कि ये फलाने की माता जी हैं, फलाने की बीवी हैं, तो महिलाओं के लिए इसी तरह के नाम उसमें संबोधित किए गए थे मतदाता सूची में। मतलब लिखा गया कि फलाने की बेटी, फलाने की माता, फलाने की पत्नी। तो इन सब त्रुटियों को भी सुधार करके भारत में पहला चुनाव 1952 में संपन्न कराया गया। अब जो भारत में हम लोग देखेंगे कि पहले चुनाव के बाद के जो परिणाम रहे, तो पहले चुनाव जो 1952 में हुआ, दूसरा चुनाव जो 1957 में हुआ, और तीसरा चुनाव जो 1962 में हुआ, इन 3 चुनावों में कांग्रेस का बहुत बड़ा प्रभुत्व रहा। कांग्रेस प्रभुत्वशाली दल के रूप में उभरा। कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनाई। कांग्रेस ने ज्यादातर राज्यों में भी अपनी सरकारें बनाई। ज्यादातर राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को जीत मिली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्या वजह थी कि कांग्रेस पार्टी थी जिसने स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किया था, उसको ही क्यों जीत मिली। तो इसकी जो 4 प्रमुख वजह हम लोग देख सकते हैं। पहला ये कि कांग्रेस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था। ज्यादातर नेता आप देखेंगे जो स्वाधीनता संग्राम के थे वो कांग्रेस में शामिल थे या कांग्रेस के थे। दूसरी प्रमुख वजह जो थी कि कांग्रेस का जो संगठन था वो चुनाव के समय में पूरे देश भर में फैल चुका था। यानी कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उसके बाद कांग्रेस का संगठन आप देखेंगे दक्षिण से लेकर के उत्तर भारत, पूरा पश्चिम पूरब, हर जगह कांग्रेस का एक मजबूत संगठन था। तो अन्य दलों की तुलना में कांग्रेस को अपना संगठन स्थापित करने में, अपना संगठन विस्तार करने में उस तरह की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। तीसरा एक प्रमुख कारण था कि कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जैसे तमाम करिश्माई व्यक्तित्व के, करिश्माई नेतृत्व के या लोकप्रिय नेता जिसे हम कह सकते हैं, लोकप्रिय नेताओं की मौजूदगी थी। और चौथा ये कारण था कि कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार थे ज्यादातर ऐसे थे जो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। यानी कि आप सोचिए कि आप वोट करने जा रहे हो और आपके सामने एक ऐसा उम्मीदवार हो जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में शामिल रहा हो, तो आपके लिए जाहिर सी बात है कि आप उसे ही चुनेंगे। तो ये 3-4 मुख्य वजहें थी कि कांग्रेस लगातार पहले लोकसभा चुनाव यानी कि 1952 में, जिसमें कांग्रेस को 489 में से 364 सीट हासिल हुई। आप सोचिए कि 489 में से 364, यानी कि बहुत ही बहुत बड़ा बहुमत है। इसी के साथ सभी राज्यों में लगभग कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। दूसरा लोकसभा चुनाव जो 1957 में होता है
उसमें भी 494 में करीब 371 सीटें कांग्रेस ने जीता। और तीसरे लोकसभा चुनाव जो 1962 में हुआ, उसमें भी 494 में से 361 सीट कांग्रेस ने जीता। अब आप ये सोच रहे होंगे, यानी कि ये जो दौर था, पहले 3 लोकसभा चुनाव, ये एक दलीय प्रभुत्व का दौर था, यानी कि इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व का दौर था। इसको बहुत सारे राजनीति विज्ञानी कहते हैं कि ये कांग्रेस प्रणाली का नाम देते हैं, इसको कहते हैं कांग्रेस प्रणाली। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कांग्रेस नाम के राजनीतिक दल का पूरा प्रभुत्व देखने को मिलेगा। लोकसभा में भी वो जीत रही है लगातार, लगभग सभी राज्यों में उसकी सरकारें बन रही हैं और बहुत भारी बहुमत, पूर्ण बहुमत, एकदम बढ़िया अच्छा खासा बहुमत कांग्रेस को इन राज्यों में मिल रहा था। लेकिन हम देखेंगे कि एक दलीय प्रभुत्व, जो भारत का एक दलीय प्रभुत्व था, वो अन्य देशों के एक दलीय प्रभुत्व से किस प्रकार से भिन्न था। जैसे हम देखते हैं कि चीन में, क्यूबा में, इसी तरह से पूर्व के जो दक्षिण कोरिया है, इन सब देशों में इन सब देशों के संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि एक ही राजनीतिक दल चुनाव लड़ सकता है। लेकिन भारत में क्या था, भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। भारत में बहुत सारे दल चुनावी मैदान में थे, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस ने अपनी विरासत के तौर पर, कांग्रेस के जो नेता थे उनके करिश्माई व्यक्तित्व के तौर पर, इनके करिश्माई व्यक्तित्व की बदौलत कांग्रेस लगातार भारत के विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीत रही थी। तो अंतर साफ हो गया कि अन्य देशों में क्या था, जैसे चीन में, क्यूबा में और भी बहुत सारे देशों में, वहां के संविधान में बाकायदा ये प्रावधान था कि एक ही राजनीतिक दल चुनाव लड़ सकता है, एक ही राजनीतिक दल चुनाव में उतर सकता है। लेकिन भारत में क्या था, सबको खुली छूट थी, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस ने अपना प्रभुत्व कायम किया पहले 3 लोकसभा चुनावों तक। और प्रभुत्व की वजह भी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों का उद्भव भी इसी दौर में हुआ। जैसे कि 1952 का जो पहला लोकसभा चुनाव था, उसमें कांग्रेस, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ही लड़ी थी, कांग्रेस इतर भी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, जो मैंने आप लोगों की क्लास में बताया था, ये कम्युनिस्ट विचारधारा, ये वामपंथी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा को मानने वाले लोग थे। इसके अलावा सोशलिस्ट पार्टी थी, जो पहले सोशलिस्ट पार्टी के जो लोग हैं वो पहले कांग्रेस के ही सदस्य थे, यानी कि 1948 तक सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस का एक धड़ा था। इसके अलावा भारतीय जनसंघ, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है, वो वही पहले शुरू में आजादी के बाद भारतीय जनसंघ नाम का राजनीतिक दल हुआ करता था। इसके अलावा स्वतंत्र पार्टी थी। तो ये सब कुछ मुख्य विपक्षी दल थे। इन विपक्षी दलों ने भले ही सीटें ज्यादा नहीं जीती, चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इन सीटों का जो प्रमुख योगदान था वो ये था कि इन राजनीतिक दलों का, इन छोटे छोटे विपक्षी दलों का प्रमुख योगदान ये था कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों एवं कार्यों की सुचिंतित आलोचना की। सुचिंतित मतलब होता है कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, यानी कि जहां जहां कांग्रेस ने गलतियां की, जहां कांग्रेस ने थोड़ा तानाशाही वाला रवैया अपनाया, तो इन विपक्षी दलों ने कांग्रेस को वहां पर अंकुश लगाया, कांग्रेस को रोकने का प्रयास किया। अब हम देखेंगे कि पहला लोकसभा चुनाव 1952, दूसरा लोकसभा चुनाव 1957 और तीसरा लोकसभा चुनाव 1962। इन तीनों में तो जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस का, और तीनों चुनावों के बाद जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने। लेकिन 1964 में जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मौत हो जाती है, तो उस समय भारत में एक सवाल उठता है कि अब क्या होगा, नेहरू के बाद भारत की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। ठीक है। इसके अलावा एक ये भी प्रमुख सवाल था कि भारत में नेतृत्व की शून्यता पैदा हो जाएगी, और इस नेतृत्व की शून्यता का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति जिसमें कोई भी राजनीतिक नेतृत्व उभर नहीं पाता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर ऐसी स्थिति में सेना क्या करती है, वो सत्ता में आ जाती है। सेना चुनी हुई सरकारों का तख्ता पलट भी करके सत्ता में आ जाती है। तो भारत में इस तरह के भी उस दौरान, नेहरू की मृत्यु के बाद, भारत में इस तरह की भी बातें होने लगी कि क्या हो सकता है कि सेना भी भारत में सत्ता में आ सकती है। लेकिन इन सब चीजों के बाद 1964 में नेहरू के मृत्यु के बाद जो राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती थी, यानी कि नेहरू का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा, नेहरू के मृत्यु के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो उस समय सर्वसम्मति से
कांग्रेस का जो संसदीय दल था, यानी कि जो कांग्रेस के चुने हुए सांसद थे, उन्होंने सर्वसम्मति से लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री चुना। और लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। और लाल बहादुर शास्त्री, हम लोग जानते हैं कि शास्त्री के सामने दो मुख्य चुनौतियां थी। एक तो भारत चीन युद्ध के बाद, हम लोग जानते हैं कि भारत चीन युद्ध के बाद जो एक आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, यानी कि युद्ध में, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि युद्ध के बाद अक्सर क्या होता है कि जो आर्थिक रूप से बहुत दिक्कतें आने लगती हैं। युद्ध में दोनों देश अपना बहुत सारा धन व्यय कर देते हैं। तो भारत के सामने आर्थिक संकट था। दूसरा कि भारत में उस समय सूखा पड़ा हुआ था, भयंकर सूखे की स्थिति थी। सूखे की वजह से भारत में खाद्यान्न संकट था। तो लाल बहादुर शास्त्री के सामने ये दो चुनौतियां थी। लाल बहादुर शास्त्री ने संभवतः इसी चीज से प्रेरित होकर के जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। जय जवान इसलिए कि उस समय लगभग भारत ने लगातार दो युद्ध, भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध, जो कि 1965 में हुआ था, तो भारत को दो युद्ध झेलना पड़ा। इसके अलावा भारत भयंकर खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। तो 1965 में भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। उसके बाद जो ताशकंद में समझौता होता है, ताशकंद समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता करने के लिए रूस में एक जगह है ताशकंद, सोवियत संघ उस समय था रूस, तो वहां पर ताशकंद समझौता हो रहा था। समझौते के दौरान ही, लगभग उसी दौरान जब ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री थे, उसी दौरान हृदय गति रुकने की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब शास्त्री की भी मृत्यु हो गई 1966 में ही। तो हुआ ये कि अब फिर से ये सवाल उठने लगा कि अब लाल बहादुर शास्त्री के बाद लाल बहादुर शास्त्री के बाद कांग्रेस का नेतृत्व किसके पास रहेगा। तो कांग्रेस में लगभग दो लोगों का नाम उभर कर सामने आता है। एक तो इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी बहुत उस समय बहुत अनुभवी नहीं थी। वो लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में सिर्फ 2 सालों के लिए मंत्री थी। इसके अलावा 1958 में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी थी। तो इंदिरा गांधी के पास उस तरह का राजनीतिक अनुभव नहीं था। दूसरे मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई बम्बई, जो इस समय जो महाराष्ट्र और गुजरात है, इन दो प्रांतों को मिलाकर के उस समय एक राज्य हुआ करता था बम्बई। तो बम्बई राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे और मोरारजी देसाई का बड़ा कद था, इंदिरा गांधी से बड़े नेता माने जाते थे मोरारजी देसाई साहब। तो इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर के। तो हुआ ये कि कांग्रेस के जो सीनियर नेता थे, कांग्रेस के जो वरिष्ठ और स्थापित नेता थे, स्थापित नेता का यहाँ मतलब ये हुआ कि ऐसे नेता जो कांग्रेस में अच्छी पोजीशन में थे, अच्छी स्थिति में थे, तो कांग्रेस के स्थापित नेता जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, ये शब्द है सिंडिकेट। जब भी मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा तो बार बार सिंडिकेट शब्द आएगा, तो जब भी सिंडिकेट शब्द आएगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, कोई बहुत भारी भरकम शब्द नहीं है। सिंडिकेट शब्द का यहाँ पर मतलब ये होता है कि कांग्रेस के ऐसे नेता जो उस समय वरिष्ठ थे या स्थापित हो चुके थे, या कह सकते हैं कि जिनकी पार्टी में अच्छी पकड़ थी। तो कांग्रेस के जो सिंडिकेट नेता थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के लिए चुना, या इंदिरा गांधी को पार्टी में मतलब एक तरह से उनका नेतृत्व स्वीकार किया। लेकिन सर्वसम्मति नहीं बन पाई। इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति नहीं बन पाती है। पार्टी में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो पार्टी में जो उस समय सांसद थे, सांसदों के बीच गुप्त मतदान कराया जाता है कि आप लोग इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद के रूप में चुनना चाहते हैं कि मोरारजी देसाई को। ये सब हो रहा था 1966 में, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। तो 2/3 सांसदों ने इंदिरा गांधी के लिए मतदान किया, यानी 2/3 सांसदों ने ये कहा कि हम प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को देखना चाहते हैं। तो कुल मिला जुला करके इंदिरा गांधी 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं और अगले ही साल यानी कि 1967 में चौथा लोकसभा चुनाव होता है, चौथा आम चुनाव स्थापित किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला चुनाव हुआ 1952 में, दूसरा हुआ 1967 में, तीसरा हुआ 1962 में और चौथा होता है 1967 में। तो ये जो 1967 का चुनाव था, ये पहले के चुनावों से भिन्न था। भिन्न किन वजहों से था? पहला तो ये कि 5 साल के अंदर ही भारत के 2 प्रधानमंत्रियों की मौत हुई थी, पहले जवाहरलाल नेहरू और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री। और एक और वजह से भिन्न था कि इस बार चुनाव में कम अनुभवी इंदिरा गांधी थी। तो यानी कि ये जो नेतृत्व का मामला है 1962 में, यानी 30 जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था 1962 वाला, उसमें हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व था
उनका करिश्माई नेतृत्व था, नेहरू को लोग पसंद करते थे। लेकिन 1967 में नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी जो कम अनुभवी थी, वो राजनीतिक मैदान में थी, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रही थी। इसके अलावा एक और प्रमुख वजह 1967 का जो यानी 1960 का जो दशक है उसको खतरनाक दशक कहा जाता है। खतरनाक दशक इस संदर्भ में कि भारत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत दो युद्ध झेल चुका था, पाकिस्तान से, चीन से। तो भारत में बहुत बड़ा आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, चीजों के दाम बहुत बढ़ गए थे, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और देश में खाद्यान्न की भारी कमी थी। देश में खाद्यान्न का संकट था, लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही थी, देश में सूखे की भी स्थिति थी। इस वजह से देश की खेती भी बहुत खराब हो गई थी। तो यानी कि चौथा आम चुनाव एक ऐसे समय में हो रहा था जब इंदिरा गांधी के रूप में भारत में बहुत कम अनुभवी नेता जो कांग्रेस की, नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की तुलना में इंदिरा गांधी कम अनुभवी थी, ये चुनावी मैदान में थी। और उसी समय भारत में एक और बदलाव हो रहा था। ये जो भारत में आर्थिक संकट, खाद्यान्न संकट, महंगाई, बेरोजगारी की स्थिति थी, इससे जनता बहुत ज्यादा आक्रोशित थी। तो ऐसे में छोटे छोटे विपक्षी दल जो कांग्रेस के विरोधी जो दल थे, इन दलों ने महसूस किया कि हमारी बीच एकता नहीं है और इसी वजह से, हमारी एकता में कमी की वजह से ही कांग्रेस लगातार चुनाव जीतती रही है। तो इन दलों ने, जो कि विपरीत विचारधारा के थे, जैसे कि हम लोग देखेंगे सोशलिस्ट पार्टी है, जनसंघ पार्टी, दोनों की विचारधारा अलग थी। सोशलिस्ट पार्टी समाजवादी विचारधारा की थी और जनसंघ पार्टी दक्षिणपंथी विचारधारा की थी। दोनों की विचारधाराएं अलग हैं, दोनों अलग अलग राजनीतिक दल थे, दोनों के अलग अलग नीतियां थी। लेकिन इन दलों ने एक एकता बनाने का काम किया। इन दलों ने कहा कि अब हम चुनाव में एकजुट होकर के इंदिरा गांधी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में जाएंगे। इससे क्या होगा, हम थोड़ी मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो उस समय सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे राम मनोहर लोहिया। लोहिया ने एक शब्द दिया, उसको गैर कांग्रेसवाद कहा जाता है। तो गैर कांग्रेसवाद नाम से लग रहा है कि ऐसा, मतलब ऐसी स्थिति जिसमें कांग्रेस पार्टी न हो। तो लोहिया ने कहा कि कांग्रेस से लोग परेशान हैं, लोग गरीबी में हैं, लोग खाद्यान्न संकट में हैं और कांग्रेस इस देश का भला नहीं कर पा रही है, कांग्रेस इस देश में इस देश का विकास नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में ऐसे में विपक्षी दलों ने अपनी एकता कायम की और इन सब पृष्ठभूमि में 1967 का चुनाव भारत में होता है। अब चुनावों के बाद जो परिणाम थे बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाले थे। इन परिणामों को राजनीतिक भूकंप तक कहा जाता है। यानी कि हम लोग देखेंगे कि 520 लोकसभा की जो सीट थी, 520 सीट थी, 520 सीट में कांग्रेस सिर्फ 283 सीट जीत पाती है। हालांकि बहुमत के लिए 261 सीटों की जरूरत थी और कांग्रेस किसी तरह से बहुमत का आंकड़ा छू पाई थी। फिर भी कांग्रेस ने पिछली बार की तुलना में 78 सीटें कम जीती। तो आप लोग समझ सकते हैं 1967 का जो चुनाव था, यानी 1967 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पहले की तुलना में बहुत कम वोट भी पाती है और पहले की तुलना में सीट भी कम पाती है। फिर भी कांग्रेस बहुमत के आंकड़े पर पहुंच गई और कांग्रेस ने अपनी सरकार 1967 के चुनाव के बाद केंद्र में अपनी सरकार बनाई। लेकिन 1967 में ही जो विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनावों में पहली बार 9 राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। यानी अभी तक हम ये देखते आए थे कि लोकसभा के साथ साथ लगभग सभी विधानसभाओं में, लगभग सभी राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें बन रही थी। लेकिन पहली बार 9 ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और ये जो मैं बता रहा हूं कि गैर कांग्रेसी दल थे, जिन्होंने छोटे छोटे गठबंधन बनाए थे, जिन्होंने कई पार्टियां मिल करके कई राज्यों में चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस को हराने के लिए। तो इन छोटे छोटे दलों को सफलता मिली और पहली बार कांग्रेस के हाथों से 9 राज्य निकल गए। और यहां तक कि इंदिरा गांधी के लगभग आधे से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो यानी कि हम लोग देखेंगे ये जो कांग्रेस प्रणाली थी 1952 में, 1957 में, 1962 में, इसको पहली बार धक्का लगता है 1967 में, जब इंदिरा गांधी चुनाव में थी, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस को बहुत ही कांग्रेस पिछली बार की तुलना में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही खराब था। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे मैं आपको अगली क्लास में 1967 के बाद की जो स्थिति थी, इंदिरा गांधी चुनाव तो जीत गई किसी तरह से 1967 में और चुनाव जीत करके वो प्रधानमंत्री बनती हैं, उसके बाद उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ये सब चीजें मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा।